खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रही हैं। गहरी तवज्जो यानी डीप फोकस में महारत कैसे हासिल की जाए। जी। और इसका एक बुनियादी उसूल जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, वो है बोरियत का सामना करना सीखना। बिल्कुल। तो आज हम जो मवाद देख रहे हैं उसकी बुनियाद पर हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो शदीद तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत है, इसे कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे ट्रेन किया जाए। जी हाँ। पहले देखेंगे कि ये ट्रेनिंग आजकल इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है, और फिर कुछ अमली तरीकों पर, हिकमत अमलियों पर बात करेंगे। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, कि तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत कोई बस है या नहीं वाली बात नहीं, ये एक महारत है। अच्छा। उसे बाकायदा मश्क से बेहतर बनाना पड़ता है, बिल्कुल जैसे वर्जिश से मसल्स बनते हैं। सही। ये सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है। असल बात ये है कि गहरी तवज्जो के लिए हमें ये जो खिलफिशार है ना, डिस्ट्रैक्शन, इस पर अपना इन्हिसार कम करना होगा शऊरी तौर पर। ठीक है, तो आइए इस बात को समझने के लिए एडम मार्लिन की कहानी से शुरू करते हैं। ये एक बिजनेसमैन है जो रोजाना तलमूद का मुताला करते हैं। जी, तलमूद। ये कोई आसान काम नहीं। तलमूद का मुताला तो बहुत ज़हनी मशक्कत मांगता है। इंतहाई पेचीदा मतन है। एडम खुद कहते हैं कि ये उनके बिजनेस लाइफ के सारे प्रेशर वाले कामों से ज्यादा ज़हनी तौर पर थका देता है। लेकिन ये जो साला साल की मुस्तकिल मशक्कत है, वो कहते हैं कि इसने उनके ज़हनी पट्ठों को गैर मामूली तौर पर मजबूत कर दिया है। और दिलचस्प बात ये भी है कि एडम ने ये काम जवानी में शुरू नहीं किया था। अच्छा। जी, बाद की उम्र में शुरू किया, और फिर भी उन्होंने खुद महसूस किया कि उनकी सोचने समझने की, तवज्जो देने की सलाहियत में वाज़े बढ़ोतरी आई है। ये तो बहुत हौसला अफजा बात है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी नोट किया कि उनके कुछ ऐसे साथी थे जो शायद फॉर्मल एजुकेशन में इतने आगे नहीं थे, लेकिन सिर्फ इस रोजाना के मुताले की वजह से वो ज़हनी तौर पर बहुत तेज थे, हाजिर दिमाग थे। और उनके रबी का एक कॉल भी बहुत अहम है जो उन्होंने बताया। जी। कि तुम उस वक्त तक अपनी रोजाना की जिम्मेदारी पूरी नहीं करते जब तक तुम अपनी ज़हनी इस्तेदाद की बिल्कुल आखिरी हद तक ना पहुंच जाओ। वाह, गहरी बात है। ये बात हमें उस नुक्ते पर लाती है कि तवज्जो को बेहतर बनाना एक मुसलसल कोशिश है, अपनी हद को पुश करने की कोशिश। यही बुनियादी नुक्ता है। तवज्जो कोई आदत नहीं जिसे बस ऑन कर लिया, ये एक महारत है जिसे ट्रेनिंग चाहिए, मुसलसल। और इस ट्रेनिंग का एक लाजमी हिस्सा ये है कि तवज्जो मरकूज करने की मशक तो करनी है, साथ में ये जो खलफशार की तरफ भागने की ख्वाहिश होती है ना, हाँ, वो तो बहुत होती है, उस पर काबू पाना भी सीखना होगा। इस हवाले से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे मरहूम क्लिफर्ड नास। उनकी तहकीक बढ़िया है। मैं क्लिफर्ड नास। अच्छा, उनकी तहकीक क्या कहती है? नास और उनकी टीम ने खास तौर पर ऑनलाइन मल्टीटास्किंग पर काम किया, यानी कंप्यूटर पर एक साथ कई चीजों के बीच तेजी से तवज्जो बदलना। जी, जो हम सब करते हैं। बिल्कुल। उनकी तहकीक के जो नताइज थे वो काफी तशवीशनाक थे। अच्छा। उन्होंने पाया कि जो लोग मुसलसल या ऑनलाइन मल्टीटास्किंग करते हैं, उनके दिमाग पर लंबे अरसे तक मनफी असरात पड़ते हैं। मुस्तकिल? जी, मुस्तकिल। वो लोग गैर जरूरी मालूमात को नजरअंदाज करने की सलाहियत खो देते हैं। मतलब वो फिल्टर नहीं कर पाते कि क्या अहम है, क्या गैर अहम। उनकी वर्किंग मेमोरी, यानी काम के दौरान जो चीजें जहन में रखनी होती हैं, वो सलाहियत कमजोर हो जाती है। और वो मुस्तकिल तौर पर एक मुंतशिर जहनी कैफियत में रहते हैं, चाहे वो खुद समझते हो कि भाई जब चाहेंगे फोकस कर लेंगे। यानी ये सिर्फ उस वक्त का मसला नहीं जब वो मल्टीटास्क कर रहे होते हैं, बल्कि ये उनकी जनरल जहनी सलाहियत को ही खराब कर रहा है। बिल्कुल। नौजर ने तो काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, जहनी तौर पर तबाहाल, मेंटल रेक्स कहा, और गैर जरूरी चीजों के शिकार, सकर्स फॉर इररेलेवेंसी। ये तो बहुत संगीन बात है। जी। उनकी तहकीक यही बताती है कि जब दिमाग को हर वक्त फौरी तस्कीन, हर थोड़ी देर बाद फोन चेक करना, इस किस्म के खलफशार की आदत पड़ जाती है ना, हाँ, तो फिर उस दिमाग के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो गहरे यकसुई वाले काम के लिए तैयार हो। दिमाग को जैसे बोरियत बर्दाश्त करने की आदत ही नहीं रहती। ये वाकई परेशान कुन है। तो अगर मसला ये है कि मुसलसल खलफशार हमारे दिमाग को यूं कहें कि कमज़ोर कर रहा है, तो फिर अमली तौर पर हम क्या करें? अपनी तवज्जो को दोबारा कैसे ट्रेन करें?
जी, वो कौन से तरीके हैं जिनसे ये जहनी पट्टा मजबूत हो? आइए कुछ तरीकों पर गौर करते हैं। जी बिल्कुल। तो पहली हिकमत अमली जो बताई गई है वो रिवायती सोच से जरा हटकर है। आमतौर पर लोग कहते हैं ना, डिजिटल डिटॉक्स करो। हाँ, या इंटरनेट सबत, कुछ दिन बिल्कुल दूर हो जाओ। बिल्कुल, लेकिन मुसन्निफ का कहना है कि ये काफी नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई वजन कम करने के लिए कहे मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन हेल्थी खाऊंगा। सही बात है, बाकी दिन जो मर्जी करूं। जी, तो ये नाकाफी है। तो फिर मुतबादिल क्या है? अगर मुकम्मल छुट्टी काफी नहीं तो क्या करें? तजवीज ये है कि खलफशार से मुकम्मल वक्फा लेने के बजाय आप तवज्जो मरकूज करने के लिए वक्फे बनाएं। अच्छा, वो कैसे? यानी इंटरनेट, सोशल मीडिया या जो भी चीजें खलफशार पैदा करती हैं उनके इस्तेमाल के लिए दिन में मखसूस वक्त मुकर्रर करें। ओके, टाइम स्लॉट्स। जी, टाइम स्लॉट्स। और उन मुकर्ररा औकात के बाहर उन चीजों से मुकम्मल परहेज। मुकम्मल परहेज? मुकम्मल परहेज। मिसाल के तौर पर आप तय कर लें कि दिन में 3 बार आधा घंटा ईमेल या सोशल मीडिया देखूंगा, बाकी वक्त फोन या तो ऑफलाइन हो या कम से कम नोटिफिकेशंस बंद हो। अच्छा, इसके पीछे क्या सोच है? ये वक्फे से इस्तेमाल मुकम्मल परहेज से बेहतर क्यों है? असल मसला वो कहते हैं खुद खलफशार का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि मसला है कम दिलचस्प ज्यादा अहम काम से ज्यादा दिलचस्प कम अहम काम की तरफ मुसलसल कूदना। अच्छा, ये जो स्विचिंग है बार बार की। बिल्कुल, ये जो बार बार की मुंतकिली है ना, ये हमारे तवज्जो के पट्टे को कमजोर करती है और खलफशार की तलब बढ़ाती है। लेकिन बहुत सी जॉब्स ऐसी है आजकल जहां लगता है कि हर वक्त ऑनलाइन रहना जरूरी है, फौरी जवाब देना पड़ता है। वहां ये कैसे चलेगा? ये बहुत अहम सवाल है। मुसन्निफ कहते हैं कि ये तरीका उन मुलाजमतों में भी काम कर सकता है। कैसे? फर्क सिर्फ ये होगा कि आपको शायद ज्यादा तादाद में लेकिन फिर भी मखसूस ऑनलाइन ब्लॉक्स शेड्यूल करने पड़ेंगे। अच्छा। मसलन हर घंटे में 45 मिनट ऑफलाइन काम, फिर 15 मिनट ऑनलाइन या ईमेल के लिए। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि जब आप ऑफलाइन ब्लॉक में हैं तो आप कभी भी उसूल ना तोड़ें। कभी भी नहीं? अगर कोई बहुत जरूरी ईमेल हो? अगर कोई ऐसी मालूमात है जिसकी वाकई फौरी जरूरत है तो ठीक है, आप अपना अगला ऑनलाइन ब्लॉक थोड़ा पहले शुरू कर लें। लेकिन फिर भी ऑफलाइन और ऑनलाइन ब्लॉक के बीच कम से कम 5 मिनट का वक्फा जरूर दें। 5 मिनट का वक्फा? क्यों? ये छोटा सा वक्फा भी दिमाग को जैसे रीसेट करने में मदद देता है, स्विचिंग को थोड़ा कंट्रोल बनाता है। और ये सिर्फ काम की जगह की बात नहीं है, मतलब घर पर भी यही उसूल अपनाना होगा, वरना तो दिन भर की मेहनत शाम में जाया। बिल्कुल, अगर आप दिन भर तवज्जो की मशक करते हैं और शाम को घर आकर घंटों फोन पर लगे रहते हैं तो आप अपनी ट्रेनिंग को कमजोर कर रहे हैं। सही। और इस हिकमत अमली का एक और दिलचस्प पहलू है, वो ये कि बोरियत के जो छोटे छोटे लम्हे होते हैं जिंदगी में, जैसे किसी लाइन में खड़े इंतजार करना या कॉफी बनने का इंतजार। हाँ, फौरन फोन निकाल आता है। बिल्कुल, इन लम्हों को फोन निकालकर भरने के बजाय उन्हें भी तवज्जो की ट्रेनिंग का मौका समझा जा सकता है। बस वहाँ खड़े रहें अपने ख्यालात के साथ। ये भी खिलफशार के खिलाफ मुजाहमत की एक छोटी सी मशक है, यानी बराह रास्त बोरियत का सामना करना। जी, जब आप ऑनलाइन नहीं जा सकते तो आपको वो बेचैनी महसूस होती है और आप उस पर काबू पाना सीखते हैं। ये वाकई एक बुनियादी तब्दीली है। तो पहला तरीका हुआ खलफशार को महदूद करना और बोरियत को बर्दाश्त करना सीखना। अब देखते हैं कि काम के दौरान ही तवज्जो की शिद्दत, इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई जाए। उसके लिए टेडी रोजवेल्ट की मिसाल दी गई है। जी हाँ, थियोडोर रोजवेल्ट, जो बाद में अमेरिका के सदर बने। उनकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जमाने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अच्छा। वो पढ़ाई के साथ साथ मतलब बेशुमार दूसरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेते थे। बॉक्सिंग, लिखना, नेचुरल हिस्ट्री क्लब, बहस मोबाइल से, सोशल लाइफ, बहुत कुछ। तो पढ़ाई के लिए वक्त कम बचता होगा? बहुत कम। अंदाजा है कि दिन का सिर्फ 25%। इसके बावजूद वो अच्छे ग्रेड्स लेते थे। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या राज था? उनका तरीका सादा मगर बहुत मौसर था। जब वो पढ़ने बैठते थे तो वो पूरी शिद्दत, पूरी तवज्जो से काम करते थे। कोई खलफशार नहीं, कोई टाल मटोल नहीं। वो अपने मुकर्ररा वक्त में काम खत्म करने के लिए खुद पर एक दबाव बनाते थे। अच्छा। तो इस हिकमत अमली को अपनाने का तरीका ये है कि आप कोई एक अहम गहरा काम चुने जिस पर तवज्जो देनी है। ठीक है। फिर अंदाजा लगाएं कि आम तौर पर इसमें कितना वक्त लगता है। अब इस वक्त को काफी कम करके अपने लिए एक सख्त लेकिन मुमकिन
डेड लाइन सेट करें। मतलब अगर 2 घंटे लगते हैं तो 1.5 घंटे की डेडलाइन? बिल्कुल, कुछ ऐसा। आपकी डेडलाइन किसी को बता दें ताकि जवाबदेही हो, या बस अपने सामने एक टाइमर लगा लें। तो मकसद ये है कि कम वक्त में ज्यादा शिद्दत से काम हो, इससे तवज्जो कैसे बेहतर होती है? बिल्कुल, मकसद ये है कि बगैर किसी किस्म के खल्फिशार के पूरी जहनी तवानाई से उस काम को मुकर्ररा वक्त में ख़त्म किया जाए। ये दिमाग के जो तवज्जो वाले मराकज़ है ना, उनके लिए इंटरवल ट्रेनिंग की तरह है। जैसे एथलीट्स करते हैं? जी, जैसे एथलीट्स मुख्तसर मगर शिद्दत वर्जिश से अपनी सलाहियत बढ़ाते हैं, वैसे ही ये तरीक़ा आपकी तवज्जो की शिद्दत को बढ़ाता है। इससे ना सिर्फ तवज्जो गहरी होती है, बल्कि आप दबाव में खल्फिशार के खिलाफ डटे रहने की मश्क भी करते हैं। ये दिलचस्प है। क्या इसे रोज करना चाहिए? शुरू में शायद हफ्ते में 1 या 2 बार कोशिश करें, फिर जैसे जैसे आप बेहतर हों तादाद बढ़ा सकते हैं। ठीक है। यह है कि डेडलाइन चैलेंजिंग हो, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, लेकिन इतनी भी गैर हकीकी ना हो कि आप हिम्मत हार बैठें। ये खुद को सिखाना है कि आप कम वक्त में भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप पूरी तरह फोकस्ड हों। यहाँ बोरियत का सामना जरा मुख्तलिफ है। ये खिलफिशार की तरफ भागने के बजाय दबाव में काम पर डटे रहने की तरबियत है। बिल्कुल। ये दूसरी हिकमत अमली भी काफी अमली लगती है। तीसरी है नतीजा खेज मुराकबा या प्रोडक्टिव मेडिटेशन। ये क्या चीज है? इसका आइडिया ये है कि आप वो वक्त इस्तेमाल करें जब आप जिस्मानी तौर पर तो मसरूफ हों, लेकिन आपका दिमाग निस्बतन फारिग हो। जैसे पैदल चलना, जॉगिंग करना, गाड़ी चलाना, यहाँ तक कि बर्तन धोना। इन औकात में अपने दिमाग को इधर उधर भटकने देने या मौसीकी सुनने के बजाय किसी एक वाज़ेह तौर पर मुतय्यन मसले पर पूरी तरह मरकूज करें। अच्छा, मतलब वॉक करते हुए किसी काम के मसले पर सोचना? जी, कोई प्रोफेशनल मसला हो या कोई ज़ाती मसला जिसका हल चाहिए। ज़रिया में मिसालें भी दी हैं कि कैसे चलते फिरते किताब के चैप्टर्स के खाके बनाए गए या रिसर्च के मसाइल हल हुए। ये काम कैसे करता है? इसके क्या फायदे हैं? इसका दोहरा फायदा है। पहला, ये आपको खुल्फशार के खिलाफ मुजाहमत सिखाता है। जब आप चल रहे हैं, दिमाग भटकना चाहेगा। हाँ, इर्द गिर्द की चीजें, दूसरे ख्यालात। बिल्कुल। उन खुल्फशार को पहचान कर नरमी से अपनी तवज्जो वापस मसले पर लाना, ये खुद एक मश्क है। ठीक है। दूसरा फायदा ये है कि ये आपको एक मसले पर मुसलसल और गहराई में सोचने का मौका देता है। अक्सर इस तरह नए आइडियाज आते हैं, नए हल निकलते हैं। लेकिन क्या इस तरह चलते फिरते सोचना बेतरतीब सा नहीं हो जाता? मतलब ख्यालात बिखर नहीं जाते? हो सकता है, खास तौर पे शुरू में। इसीलिए इसके लिए भी थोड़ी मश्क और कुछ साख्त, कुछ स्ट्रक्चर चाहिए। 2 आम मसलों से बचने का मशवरा दिया गया है। कौन से? पहला तो वही खल्फिशार, गैर मुतल्लिका ख्यालात का आना। जब ऐसा हो बस नोट करें और तवज्जो वापस ले आएं। दूसरा मसला है लूपिंग। जी, लूपिंग यानी किसी मसले के हल की तरफ आगे बढ़े बगैर बार बार एक ही नुक्ते या एक ही मालूम बात को जहन में दोहराते रहना, जैसे आप एक ही दायरे में घूम रहे हों। हाँ, ये होता है। तो इस लूपिंग से कैसे बचें और सोच को मुनज़्ज़म कैसे रखें? इसके लिए एक तरीका बताया गया है। सबसे पहले मसले से जुड़े जो अहम मुतग़य्यरात हैं, यानी वेरिएबल्स, मसले के अहम हिस्से या पहलू, उनका जहन में जायजा लें। ठीक है। फिर वाज़े तौर पे तय करें कि आपको अगले कदम पर क्या जानना या हल करना है, यानी आपका अगला सवाल क्या है। ओके। फिर अपनी पूरी तवज्जो उस सवाल का जवाब ढूंढने पर लगाएं। जब आपको लगे कि आप किसी नतीजे पर पहुंचे हैं, तो उस जवाब को जहन में पक्का करें, शायद एक जुमले में बयान करके। सही। और फिर अमल दोहराएं। अब अगला मंतिकी सवाल क्या है? ये मुनज़्ज़म सोच आपको लूपिंग से बचाती है और मसले में गहराई तक ले जाती है। यानी आप फ़ाल तौर पर बोरियत को, जैसे चलने की यकसानियत को, गहरी सोच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, बजाय इसके कि दिमाग आसानी से भटक जाए। ये वाकई मुराकबा जैसा ही है, लेकिन किसी बैरूनी चीज पर नहीं, एक अंदरूनी मसले पर। अच्छा, अब चौथी और आखिरी हिकमत अमली, ये थोड़ी गैर मामूली है। ताश के पत्तों की एक पूरी डेक याद करना। जी हाँ, ये शायद सबसे ज्यादा अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे भी एक ठोस मंतिक है। ज़रिया में डैनियल क्लूफ और जोशुआ फोयर की कहानियां हैं। कौन है ये लोग? क्लूफ को तवज्जो की कमी का मसला था, लेकिन मेमोरी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने न सिर्फ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास ऑनर्स लिए, बल्कि पीएचडी भी की। फोयर ने 1 साल की ट्रेनिंग के बाद यूएसए मेमोरी चैंपियनशिप जीत ली। मेमोरी ट्रेनिंग
याददाश्त की तरबियत का तवज्जो से क्या ताल्लुक? यहाँ माहिर नफ्सियात हेनरी रोडिगर की तहकीक अहम है। उन्होंने मेमोरी एथलीट्स पर रिसर्च की अच्छा, और पाया कि उनकी जो गैर मामूली याददाश्त है ना, उसका राज कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं है, बल्कि तवज्जो पर काबू है, अटेंशनल कंट्रोल। तवज्जो पर काबू? जी, यानी गैर जरूरी चीजों को नजरअंदाज करते हुए अपनी तवज्जो सिर्फ मतलूबा चीज पर पूरी शिद्दत से मरकूज रखने की सलाहियत। जब आप याददाश्त की पेचीदा टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं तो आप लाजमी तौर पर अपनी तवज्जो को कंट्रोल करने की शदीद मशक कर रहे होते हैं। और ये ताश याद करने का तरीका क्या है? क्या ये रट्टा लगाना है? नहीं, रट्टा बिल्कुल नहीं। रॉन वाइट, जो 2 बार यूएसए मेमोरी चैंपियन रहे, उनका तरीका दिमाग की कुदरती सलाहियत पर मबनी है, यानी मंजर और मकामात याद रखने की सलाहियत। इसे मेमोरी पैलेस टेक्निक कहते हैं। मेमोरी पैलेस? वो कैसे काम करता है? इसका बुनियादी आइडिया ये है कि आप कोई जानी पहचानी जगह, जैसे आपका अपना घर, उसका एक ज़हनी सफर बनाते हैं। अच्छा, आप इस सफर में एक खास तरतीब से मुख्तलिफ जगहों या बड़ी चीजों की निशानदेही करते हैं, जैसे दाखिली दरवाजा, फिर दालान की मेज, फिर पहली कुर्सी वगैरह। कुल 52 मकामात चाहिए। फिर आप हर ताश के पत्ते, 52 पत्ते होते हैं, हर एक के साथ एक बहुत ही यादगार, अजीब या मज़ह का खेज तस्वीर या शख्स जोड़ते हैं। मसलन डायमंड किंग के लिए शायद डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डायमंड दौलत की अलामत है। इन तमाम 52 जोड़ों यानी एसोसिएशंस को पहले से अच्छी तरह याद करना होता है। ठीक है, और फिर याद कैसे करते हैं? जब आप शफल की हुई डेक को याद करना शुरू करते हैं तो आप अपने ज़हनी सफर पर निकलते हैं। आप पहले मकाम पर पहुंचते हैं, जैसे दाखिली दरवाजा। जी। आप डेक से पहला पत्ता देखते हैं, मसलन डायमंड किंग। अब आप तसव्वुर करते हैं कि इस पत्ते से जुड़ा शख्स यानी डोनाल्ड ट्रंप इस मकाम पर यानी दाखिली दरवाजे पर कुछ बहुत ही अजीब या यादगार काम कर रहा है। जैसे वो दाखिली दरवाजे पर सोने की ईंटों से दीवार बना रहा है, कुछ भी जो याद रहे। अच्छा, अजीब तस्वीर बनानी है। जी, फिर आप अगले मकाम पर जाते हैं, अगला पत्ता देखते हैं और उससे जुड़ी तस्वीर को उस मकाम पर तसव्वुर करते हैं। ये अमल तमाम 52 पत्तों और मकामात के लिए दोहराते हैं। और फिर याद कैसे आता है? दोबारा करते हैं। हर मुकाम पर आपको वो अजीब मंजर याद आ जाता है, जिससे आपको मुतल्लिका पत्ता याद आ जाता है। ये तो वाकई बहुत ज्यादा तवज्जो मांगता है। बिल्कुल। इस पूरे अमल के लिए मुत्तसिल, शदीद और बगैर रुके तवज्जो चाहिए। आपको हर मुकाम पर वाज़े तसव्वुर बनाना है, उसे याद रखना है और फिर अगले पर जाना है, पिछले को भूले बगैर। तो ये तवज्जो के पट्टे के लिए एक बहुत सख्त वर्जिश है। जी हाँ, लेकिन यहाँ भी अहम बात यह है कि असल मकसद ताश याद करना नहीं, बल्कि किसी भी ऐसी मुनज़्ज़म ज़हनी मश्क में लगना है जिसके लिए मुस्तकिल और गहरी तवज्जो चाहिए। सही। चाहे वो तलमूद का मुतालिया हो, कोई म्यूजिक का आला सीखना हो, शतरंज हो या ये मेमोरी टेक्निक, ये सभी आपकी तवज्जो मरकूज करने की उमूमी सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम इन सब बातों का खुलासा करें तो बुनियादी पैगाम क्या है? बुनियादी पैगाम ये है कि गहरी तवज्जो यानी डीप फोकस कोई ऐसी चीज नहीं जो बस है या नहीं है। ये एक काबिल तरबियत महारत है। जी। और इस तरबियत के लिए ज़रूरी है कि हम फ़ाल तौर पर उन लम्हों का सामना करें जब हमारे पास करने को कुछ ना हो, जब हम बोरियत महसूस करें, बजाय इसके कि फ़ौरन किसी खुल्फशार की तरफ भागें। सही। आज हमने जिन 4 तरीकों पर बात की, खुल्फशार के लिए वक्त मुकर्रर करना, रोज़ेवेल्ट की तरह शिद्दत से काम करना, नतीजा खेज मुराकबा और याददाश्त की तरबियत, ये सब इसी तवज्जो के पट्टे को मजबूत करने के मुख्तलिफ औजार हैं। बिल्कुल। और इसका मतलब ये है कि अपनी तवज्जो पर काबू पाना एक दानिस्ता कोशिश, एक शऊरी मश्क मांगता है। ये रातों रात नहीं होता। जी नहीं, ये मुसलसल रोजाना की कोशिश से आता है। ये एक तरह से लाइफस्टाइल में तब्दीली है। ये वाकई अहम नुक्ता है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच या एक छोटा सा चैलेंज पेश कर सकता हूँ। जरूर। उन बड़ी मुनज़्ज़म तकनीकों से हटकर क्या रोजमर्रा जिंदगी में बोरियत के किसी एक छोटे बार बार आने वाले लम्हे की निशानदेही की जा सकती है? जैसे कॉफी के लिए अपनी बारी का इंतजार करना, लिफ्ट का इंतजार,
ट्रैफिक लाइट पर रुकना। हाँ, बहुत से होते हैं। अगली बार जब ऐसा कोई लम्हा आए तो फोन निकालने या किसी और खलफशार की तरफ जाने की जो शदीद ख्वाहिश होती है ना, जी। उसका शऊरी तौर पर मुकाबला करने की कोशिश करें। बस वहां मौजूद रहें, अपने ख्यालात के साथ चंद सेकंड या मिनट के लिए। उसे अपने तवज्जो के पट्टे के लिए एक छोटी रोजाना की वर्जिश समझें। और फिर उस पर गौर करें कि वक्त के साथ साथ ये छोटी सी मुज़ाहिमत कैसी लगती है। क्या ये आसान होती है? बिल्कुल। और क्या इसका असर दूसरी सरगर्मियों में तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत पर पड़ता है? यही नुक्ता है। ये छोटी छोटी शऊरी कोशिशें मिलकर वक्त के साथ साथ एक बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। ये अपनी तवज्जो की सलाहियत को वापस अपने इख्तियार में लेने की तरफ पहला कदम हो सकता है।